हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मॉडर्न फिजिक्स के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो अभी तक हमने बात की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और अब हम बात करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में कि ये आखिर इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसने ये प्रूव किया कि जो वेव होती है, द वेव जो हम बात कर रहे थे कि वेव है, तो उसने प्रूव किया कि जो वेव है पर फिर भी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग यही समझते थे कि वेव तो एक डिस्टरबेंस है जो चलता है और वो धीरे धीरे जो है एनर्जी उसकी इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस करती है, डिफ्रैक्शन करती है, ये सारी चीजें करती है। पर बाद में हमें पता चला कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बताया कि वेव तो है पर वो फिर भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो इस चीज का सेंस कैसे बनाया जाए, तो इसी चीज का सेंस बनाने के लिए फिर डी ब्रॉगली वैसे उनका नाम नहीं है, डी ब्रॉय। तो प्रिंस लुई डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन प्रेजेंट की कि ये तरीका है जिससे हम इसे पार्टिकल की तरह भी देख सकते हैं और इसको वेव की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मॉडर्न फिजिक्स हम कर रहे हैं क्योंकि ये आपका एक अच्छा खासा नंबर देने वाला टॉपिक है और बिना बहुत ज्यादा पढ़े। तो इसीलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि 24 मार्क्स लेकर चलता है ये। ठीक है, जो कि 10 to 15% के आसपास इसका वेटेज होता है, जो कि अच्छा खासा वेटेज है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो एक टॉपिक अगर आप पढ़े मॉडर्न फिजिक्स इजीली और उससे आपको इतना अच्छा, और मॉडर्न फिजिक्स का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादा लोग इससे पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी नया है, जो अभी साइंस में जो नई डिस्कवरीज हुई है उस पर बेस्ड होता है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस, ज्यादा नई डिस्कवरीज होती रहती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते रहते हैं। पुराने टॉपिक्स तो क्या है कि इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं, सब कुछ लगभग सेम सा आता है, तो मैकेनिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी में अब क्वेश्चंस को ज्यादा नए बनाने को बचते नहीं है। ठीक है, तो पर फिर भी लगभग 10 to 15% का आपका मॉडर्न फिजिक्स आता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है डी ब्रॉय इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रॉय इक्वेशन ये है कि ये दिखाती है कि कैसे आप एक वेव को, जिसकी लैम्डा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको आप एक पार्टिकल की तरह बिहेव करा सकते हैं। जैसे हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे कि एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाया गया है, पर हाँ ये पार्टिकल जरूर है, पार्टिकल की तरह दिखता है, मतलब बिहेव करता है। ठीक है, पर इसमें वैसे नहीं कर सकते आपके मैंने फोर्स लगा दिया और एक्सेलरेशन पैदा कर दिया, नहीं, ये पार्टिकल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास मोमेंटम होता है। ठीक है, और मोमेंटम की जो डेफिनेशन हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते आए हैं कि एक मास होता है, एक वेलोसिटी होती है, उस तरीके से दिखता है। ठीक है, पर वैसा नहीं करेगा कि आप फोर्स लगा देंगे तो एक्सेलरेट कर जाएगा, आप फोर्स लगा देंगे तो रुक जाएगा। ठीक है, फोटोन ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स लगाया और फोटोन रुक गया। ठीक है, फोटोन उस तरह बिहेव नहीं करेगा, तो ये पार्टिकल की तरह पूरी तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मत समझने लग जाए कि पार्टिकल बोल दिया तो अब ये बिल्कुल एक पार्टिकल, एक बॉल है कि जिसको मैं ऐसे नीचे फेंकू तो टप्पा खा के वापस ऊपर आ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो डी ब्रॉय ने जो इसको कहा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और उन्होंने जो इक्वेशन दी वो बहुत ही सिंपल है, जो कहती है कि वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू इट्स एच। ठीक है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है फिक्स है वो, और नीचे जो होता है ये होता है इसका मोमेंटम। तो ये हमें कहा जा रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच, जो कि एक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट वेव। ठीक है, अब ये जो है ये आप नॉर्मल चीजों पे भी लागू कर सकते हो कि अगर मैं हूं, मेरा मोमेंटम कुछ है p, तो मेरी एक वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हो आप, जिसको कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, तो मेरा मोमेंटम अगर मुझे मैं 50 किलोग्राम का हूं और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो मेरा मोमेंटम होगा 250। तो उसके हिसाब से जब आप वेवलेंथ निकालेंगे तो एक बहुत ही छोटा नंबर आएगा, मतलब इतना छोटा जिसको इंसान अगर चाहे तो भी नाप नहीं सकते, इतना छोटा नंबर आएगा, क्योंकि ये आपको देगा -34 की रेंज में वैल्यू, और नीचे आप 250 से डिवाइड कर रहे हैं तो और ज्यादा छोटी वैल्यू पे आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लैम्डा निकली वो इतनी छोटी होगी, इसीलिए इंसानों को आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी भी वेवलेंथ होती है। ठीक है, मेरे पास मोमेंटम है तो मेरी भी वेवलेंथ है, पर वो इतनी छोटी है कि वो देखी नहीं जा सकती। तो वाइब्रेट एक तरह से वेव की तरह हम भी चल रहे हैं, बट वो देखी नहीं जा सकती। अब इसी को इन्होंने लिख दिया h/mv। m है जिसमें मास और v है आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डी ब्रॉय ने बताया कि अगर कोई वेव है जिसकी लैम्डा दी हुई है, तो आप एक तरह से उसको
मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो P का वैल्यू निकालेंगे h बाय लैम्डा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो आप P निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉय इक्वेशन में फिर आता है कि वेयर m इज द मास ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। तो इनको कहा जाता है मैटर वेव्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, हम इंसान हो, कार हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, सबकी एक वेवलेंथ बनाई जा सकती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। तो इन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी? तो फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है लैम्डा बाय सी बाय लैम्डा होती है। तो अगर उस इक्वेशन को हम प्लग इन करें तो हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई बाय एच। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा, और लैम्डा हमने अभी भी निकाला होता है h अपॉन पी। ठीक है, तो उसी को यूज करते हुए अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें अपनी, ठीक है, जो कि होती है न्यू, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सी बाय लैम्डा जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम कह सकते हैं न्यू। तो न्यू को अगर h आपको यहाँ नीचे ले जाए तो न्यू इज इक्वल टू h बाय सी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी पार्टिकल की, तो उस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है वो आप निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए प्लांक कांस्टेंट से, तो आपके पास आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जैसे अब मैं अपनी ही बात कर लूं, अब मैं एक सिंपल मतलब मैं इंसान हूं, मैं बैठा हूं, मेरे पास एनर्जी है। ठीक है, मैं थोड़ा भी चल रहा हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मेरे पास एनर्जीज है, और मान लो 50 जूल एनर्जी है। अब उसको आप डिवाइड करिए किससे? प्लांक कांस्टेंट से। अब प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी बहुत बड़ी, 10 टू द पावर 34 में। ठीक है, उससे भी ज्यादा। तो बेसिकली वो इतना बड़ा नंबर आएगा कि उतनी फ्रीक्वेंसी पे अगर कुछ वाइब्रेट कर रहा है तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे कि वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बड़ी चीजें जैसे मैं हो गया या फिर ये प्लैनेट अर्थ है, इनकी भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी आपको वाइब्रेट कर रहे हैं, पर इतनी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं कि हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए डी ब्रॉय इक्वेशन ये एक तरह से ये भी बताता है कि बड़ी चीजें क्यों हमें वेव की तरह बिहेव करती नहीं दिखती। तो उसका रीजन यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत 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 ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम जो है डी ब्रॉय वेव इक्वेशन जो है वो हमें पता है, तो अब हम निकाल लेते हैं कुछ सिंपल चीजों के लिए इसकी वेवलेंथ या फिर इसका जो है। तो अब आप बात करेंगे जैसे कि हम एक इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक V वोल्ट से पास किया गया है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिलेगी? वो मिलेगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी एनर्जी इसके पास है। ठीक है, अब हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने देखा, और सॉरी म्यू की वैल्यू क्या होती है? E बाय एच। ठीक है, और वहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं क्योंकि न्यू होता है C बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू निकलकर जो आपके पास आएगी वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकलकर आती है 12.27 अपॉन रूट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना, और ये जो वैल्यू देगा आपको ये है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर लिखा हुआ है एक तरह से। तो ये वैल्यू हुई 12.27 अपॉन रूट वी, 12.27 है ना, तो 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्टेज से आप पास करेंगे या जितना उसको आप वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे उतना उसका लैम्डा कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे है ना रूट में, तो बेसिकली आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे ये नीचे की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। वोल्टेज है तो ये रूट में है, और तो जितना नीचे का बढ़ेगा उतना ये इस वैल्यू को कम करता जाएगा, यानी कि लैम्डा आपकी कम होती छोटी होती जाएगी। तो जितना आप एनर्जी देंगे उतना लैम्डा छोटा होता जाता है। इससे हम बस ये बता रहे हैं। ठीक है, और डी ब्रॉय वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैटर वेव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स पे काम कर रही है ये चीज। ठीक है, आप देख लेते हैं और कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल, अगर आपका पोटेंशियल जो आप लगा रहे हैं वो V है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए E जो होता है वो होता है Q इंटू V, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी है, तो उसके पास जो एनर्जी आती है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरने के बाद वो होती है उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी? वो आएगी V इज इक्वल टू √2qv अपॉन m। अब ये कैसे आया?
भाई हमें पता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा q इंटू वी। तो यहां से अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकल कर आती है 2qv अपॉन m का होल अंडर रूट, या फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू एनर्जी जो कि है q इंटू वी अपॉन m। तो ये है आपकी वेलोसिटी जो आपके पार्टिकल को मिलेगी अगर आप उसको v पोटेंशियल से पास कराते हैं। तो अब वहां पर आप इलेक्ट्रॉन रख दीजिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, प्रोटॉन रख दीजिए प्रोटॉन के लिए आ जाएगा। अब मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो ये हम काइनेमेटिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू me, या फिर p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये हमें पहले से पता है। तो किसी भी चीज का पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, यहां से आप रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और एनर्जी जो होती है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस वो होती है q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास ये वैल्यू पोटेंशियल के मोमेंटम के लिए आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से वेवलेंथ के लिए क्या आएगा, तो वेवलेंथ के लिए हमें पहले पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है। p की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ही रखी है, तो बस आपको लैम्डा के लिए क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p की वैल्यू, और p की वैल्यू ये रही, और ये आप डाल दीजिए और आपके पास आ जाएगी लैम्डा। यानी कि ये अगर मैं किसी भी पार्टिकल को इतना मोमेंटम देता हूं जो कि है आपका ये वैल्यूज, और मोमेंटम देने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने मोमेंटम दिया और उसी से फिर मैं निकाल सकता हूं लैम्डा। ठीक है अब देखिए, तो लैम्डा के नीचे फिर से भाई कि v जो है वो नीचे आ रहा है और बाकी चीजें यहाँ पर लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका मास कांस्टेंट चार्ज कांस्टेंट, प्रोटॉन लिया तो मास कांस्टेंट चार्ज कांस्टेंट। तो सब कुछ जो है यानी कि लैम्डा जो है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। तो जितना वोल्टेज लेंगे उतना लैम्डा छोटा होता जाएगा, यानी कि उतना ही पार्टिकल वाइब्रेट करना ज्यादा शुरू कर देगा। भाई सीधी सी बात भी है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आती है हमारे पास लैम्डा की, तो ये है हमारा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है एंगस्ट्रॉम में है, यानी कि फिर से ये आपका आएगा 10 की पावर -10। ठीक है, इसी को जब हम प्रोटॉन के लिए करते हैं, प्रोटॉन में ऑब्वियसली आपका जो है चार्ज और मास थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसके लिए जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो 0.286 अपॉन रूट वी, तो रूट वी सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर की वैल्यू में चेंज आएगा। तो ये है लैम्डा प्रोटॉन के लिए, और ये भी आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम में, यानी कि 10 की पावर -10। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज आ रही है फिर भी एंगस्ट्रॉम में आ रही है, बट बहुत ही छोटी वैल्यूज है अभी भी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए भी जो लैम्डा की वैल्यूज है वो काफी छोटी आती हैं। तो सोच के देखिए, जब इंसानों जैसी चीज की, और देखो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू बड़ी थी, थोड़ा बड़ा वेवलेंथ था, प्रोटॉन के लिए कम हो गई। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो आपकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही। तो सोचो कि हम जैसा एक पूरा इंसान है तो हमारा मास कितना ज्यादा है प्रोटॉन से, तो ये जो आपकी वेवलेंथ आएगी इतनी छोटी आएगी कि नोटिस भी नहीं कर सकते हम इसको, आज तक हम नाप नहीं पाए हैं उतना छोटा। ठीक है, तो हम देखना तो भूल ही जाइए आप, हम सोच नहीं सकते अभी तो कि कैसे इतनी छोटी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करें। इसीलिए हमें इंसान जो है बिल्कुल सीधे चलते दिखते हैं, एक्चुअली में उनकी भी वेवलेंथ है बट वो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, इसी तरह से अर्थ की भी वेवलेंथ है पर वो हमें दिख नहीं रही है। अब आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल पे। तो अल्फा पार्टिकल जो है आपको पता होगा कि नीचे रूट में मास था, तो अल्फा का मास जो होता है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है। ठीक है, और चार्ज जो होता है वो दुगना होता है। तो जब उसको आप फैक्टर इन कर देते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, और ये फिर से 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम में है। ड्यूटेरॉन की बात करें तो ड्यूटेरॉन क्या होता है एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन का जिसके पास एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन वाली ही बात है, सिर्फ यहाँ पे बस आपके पास एक क्या हो गया है, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वैल्यू आती है वो आती है 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे, अब देखिए न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है उनके पास कोई चार्ज नहीं है, तो आप उनको पोटेंशियल डिफरेंस से डालेंगे भी
तो उनके पास एनर्जी नहीं आएगी। तो उनके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा एनर्जी वाला काम, मतलब आपको उनको एनर्जी किसी और तरीके से देनी पड़ेगी, चाहे आप उनको फोर्स लगाकर दीजिए या किसी और तरीके से दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस से उनको आप एनर्जी नहीं दे सकते। तो फिर आप लगाएंगे h बाई पी, जो कि लैम्डा की वैल्यू होती है वो होता है h अपॉन √2me के बराबर। ठीक है, तो ये होता है जब आपकी एनर्जी दी हुई हो। तो अगर एनर्जी दी हुई है तो आप लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m E, और E जो है वो किसी भी तरीके से दी जा सकती है, चाहे आप उसको उस पर फोर्स लगाकर दीजिए या किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी तरीके से रिपल्शन करा के, कैसे भी कराकर, न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन तो होगा नहीं, ग्रेविटी लगा करके आप उसको एनर्जी दीजिए, किसी भी तरीके से एनर्जी दीजिए, जितनी भी एनर्जी देंगे वो इस फॉर्मूले में पुट करिए, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। अब अगर कोई चीज है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर अगर आपका T है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, एवरेज एनर्जी एक पार्टिकल के पास 3mkt ठीक है, या 3kT होती है बेसिकली, m तो मास है उसका। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है वो है 3kT, सॉरी 3/2 kT। तो टेम्परेचर अगर T होता है तो एनर्जी होती है आपके पास 3/2 kT। ये एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें k की वैल्यू है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T है आपका टेम्परेचर। तो अब आप इस चीज को यहाँ पर एनर्जी की जगह आप डाल दीजिए ये वाली एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी की जगह आप डाल दीजिए 3/2 kT। तो ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3mkt। तो अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स के या गैस पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के, और उनका टेम्परेचर T दे दिया गया है तो उसकी लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या करना है, h अपॉन √3mkt। बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो किया गया था डेविसन जर्मर ने, जो और प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जैसे वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वैसे ही पार्टिकल्स जो चल रहे होते हैं स्पीड से वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एक क्रिस्टल लिए और उन क्रिस्टल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फेंका उनकी तरफ। तो जब वो टकराकर वापस आए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जब टकरा करके निकले, या फिर जो उन्होंने पैटर्न बनाया कि कौन इलेक्ट्रॉन कहां गया टकराने के बाद, तो जो उन्होंने पाया वो ये था कि ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिखा रहे थे जैसा एक्सरे देती है। अब एक्सरे तो रही वेव और इलेक्ट्रॉन रहे आपके पार्टिकल, तो अगर दोनों सेम तरह का इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है एक ही तरह के हैं, चाहे पार्टिकल मानो दोनों को, चाहे वेव मानो। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने एक और बार प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव करते हैं और वेव को भी आप एक तरह से पार्टिकल की तरह मान सकते हैं, यानी दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। वेव और पार्टिकल एक ही तरीके से काम करते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर चीजें वेव की तरह भी बिहेव कर सकती हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती हैं, यानी कि दोनों उनके पास ऑप्शन है। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर हम लोग जब चाहे स्विच कर सकते हैं। अगर मैं वेव होता तो कितना सही होता, दो गाड़ियां कभी टकराती नहीं आपस में, क्योंकि उनको वेव बना दिया जाता है और वो इंटरफेयर करके पास हो जाती है। कितना सही होता है, एक्सीडेंट की जरूरत ही नहीं है। पर रियल लाइफ में जनरली चीजें जो होती है वो इंटरफेयर नहीं करती और एक्चुअली में वो टकरा जाती है। बट हम सोचो अगर कितना अच्छा होता अगर हम सिर्फ छोटे पार्टिकल्स ही वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते, हम भी कर रहे होते, मतलब एक्चुअली में तो कर ही रहे होते हैं पर दिखता नहीं है वो। ठीक है, मतलब वो इतना छोटे स्केल पे होता है कि हमें पता नहीं लगता, तो इसीलिए हम पार्टिकल्स ही एक तरह से, पर वेव होते तो कितना अच्छा होता है। पर इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे आप बैठे हैं, पता लगा एकदम से आप जमीन में घुस गए, आप जमीन से पार हो गए नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप वेव हैं, आप जो नीचे आपकी जो जमीन है उसमें भी वो भी वेव है और आप उससे पास हो गए। ठीक है, पर कोई नहीं ठीक है, तो इन एक्सरेज को या जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसके लिए ब्रैग ने एक इक्वेशन दी। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो d है ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। ठीक है, और थीटा और फाई आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि एंगल क्या है, इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे के बीच का एंगल। ठीक है, और क्रिस्टल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है फाई। ये रिफ्लेक्शन की तरह ही हो रहा है बिल्कुल। तो इसका जो दिया इसकी सिंपल सा आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि ब्रैग ने इक्वेशन दी कि n लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली इसने ये कहा कि आपका जो n लैम्डा है, यानी कि जो आपकी दो क्रिस्टल्स के बीच की डिस्टेंस है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके जो स्कैटर्ड लाइट और इंसिडेंट लाइट है उसमें कितने का एक तरह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि इंटरफेरेंस में आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो
इतना होना चाहिए। तो वो पार्ट डिफरेंस जो है आपका एन लैम्डा कितना आएगा वो डिपेंड करेगा आपके डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल्स पे। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेटेड विद 54 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड एट थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। यानी कि अगर आप निकल क्रिस्टल लो और 50 डिग्री पर अगर इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराओ और 54 वोल्ट से उनको एक्सिलरेट कराया आपने, तो इतनी एनर्जी लेकर आएंगे कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा वहां पर। अब इसका क्या लेना देना है, देखो अगर आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कब होता है, जब वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और जो ऑब्जेक्ट सामने है इसका जो मान लीजिए डी है, ये दोनों बराबर के आसपास हो। ठीक है, तो जो क्रिस्टल्स के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, जो डी डिस्टेंस है वो आपका वेवलेंथ के आसपास है, तो सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन दिखाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपकी इंसिडेंट रे है वो स्कैटर होगी। ठीक है, तो डेविसन जर्मर के दिखाने से ये प्रूव हुआ कि ये वेव है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को फेंका गया तो वो भी इसी तरह की चीज दिखा रहे हैं, मतलब ये भी वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, जिसमें थीटा है आपका क्या, इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे के बीच का एंगल। ठीक है, अब बोर क्वांटम कंडीशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटम कंडीशन। तो यहां पर बोर ने एक तरीके से, बोर का जो हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है। तो यहां पर जो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी, उससे एक डी ब्रॉय ने, उससे आपका वो नील्स बोर की कंडीशन भी एक तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ी है, तो जब दो वेव्स आपकी ऐसे आ रही होती हैं और इंटरफेयर करती है तो स्टैंडिंग वेव बनती है, यानी कि यहां से यहां के बीच में, और वेव आपकी जो है वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है, तो डी ब्रॉय ने ये कहा कि भाई जब आपके इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके एटम्स होते हैं उनकी जो ऑर्बिट होती है वो भी स्टैंडिंग वेव्स है। मतलब कि ऐसे समझिए कि एक आपकी वेव बन रही है, जैसे ये वेव बन रही है। ठीक है, तो इस वेव को पकड़ के अगर मैं एक एटम के आसपास ऐसे घुमा दूं तो जैसे ये वेव बन रही है, मतलब बिल्कुल सही नहीं। तो अगर ये कंप्लीट वेव बन रही है, यानी कि एंड टू एंड मीट कर रहा है, यानी कि प्रॉपर लैम्डा आपका 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा में आप ये कवर कर पा रहे हो, यानी कि ऐसे समझिए कि ये जो सरकमफेरेंस है ऑर्बिट का, ये आपके n लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो आपका ऑर्बिट स्टेबल रहेगा। ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू n लैम्डा अगर है, यानी कि आपकी जो वेव है वो पूरी, उसको आप ऐसे करके लपेट सकते हो अगर पूरा एक इसमें, तो ऑर्बिट आपकी स्टेबल हो जाएगी। और अगर आपका फेज, अगर आपकी वेव पूरी नहीं लपेटी जा रही है, ठीक है, मतलब मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की वेव लपेटी जा रही है, तो आपका ऑर्बिट स्टेबल नहीं बनेगा। तो इसी से उन्होंने बताया कि MVR, मतलब इस कंडीशन को जब आप सॉल्व करते हैं, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर, तो आपके पास आती है इक्वेशन MVR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो ये जो 2π है आपके सरकमफेरेंस की वजह से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको 2π को इधर ले जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा आपका 2πRN इज इक्वल टू NH/mv, और H/mv जो होता है इसको आप लिख देंगे लैम्डा, और यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, तो 2πr होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। सिंपल। तो बोर ने यही कहा कि स्टैंडिंग वेव, डी ब्रॉय ने यही कहा कि स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, तो या तो ये वाली बनेगी या एक और λ/2 एक्स्ट्रा लैम्डा की बनेगी, या 3 λ/2 की बनेगी, जो भी स्टैंडिंग वेव है। अगर उस स्टैंडिंग वेव को लेकर के आप पूरा एक ऑर्बिट बना सकते हैं तो वो ऑर्बिट स्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो इसी से ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, और इसी से ये आता है, ये जो आपका दिया हुआ। ठीक है, तो ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में नीचे, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और अच्छा कोई एग्जांपल लेकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करके, ये वेव है, इसको बस आप ये एंड से पकड़ा आपने, उसको घुमा करके ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अगर n लैम्डा का वेव है, n लैम्डा की वेव है, तो ऑर्बिट आपका स्टेबल बनेगा। अगर n लैम्डा की वेव नहीं है तो ऑर्बिट स्टेबल नहीं बनेगा, यानी कि वेव को पूरा होना चाहिए जब वो घूम करके ऑर्बिट बने।
ठीक है, तो यही था हमें जो आज पढ़ना था कि सोमरफेल्ड, इसको हम कहते हैं सोमरफेल्ड वेव्स या सोमरफेल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, पर चलो उनका कोई ज्यादा यहाँ पे मतलब भी नहीं है, बट ये समझना जरूरी था कि ये बोर में जो दिया था एम्पियर इज इक्वल टू nh/2 ये आया कहां से। तो ये आता है आपका डी ब्रॉय के, डी ब्रॉय ने जो कहा उससे, या डी ब्रॉय ने जो इक्वेशन दी कि पार्टिकल्स और वेव अलग अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, तो इसी तरीके से और हम पढ़ते रहेंगे आगे। अगर आपकी कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक मैं पढ़ाऊं जो आपको लगता है कि नीट में आपकी हेल्प करेगा, तो वो जरूर आप कमेंट में डालिए, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डालिए, जिससे कि मैं वही वाला टॉपिक अब आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू रखते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।